पढ़ रहे हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त शासकों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त इत्यादि गुप्त वंश के ऐसे शासक, ऐसे सम्राट जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उनके समय में जो विकास है वो भी हुआ। तो हमने इसी के साथ साथ गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ा। मेरे पिछले वीडियो में जो कि अधूरा ही रह गया था, थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। गुप्त काल के मैंने सामाजिक जीवन के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से हमारा जो समाज था, सोसाइटी थी, वो बंटी हुई थी 4 भागों में। और इसी के साथ साथ परिवार था, जिसमें के परिवार जो थे ये संयुक्त हुआ करते थे, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पौत्र पौत्रियाँ इत्यादि हुआ करते थे। और परिवार का वयोवृद्ध जो व्यक्ति था वही परिवार का मुखिया होता था। जहाँ तक स्त्रियों की दशा की बात करें हम, उनकी हालत कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो वैदिक काल की अपेक्षा इस काल तक गिरावट आ चुकी थी उनकी स्थिति में। इसके बावजूद भी उनका समाज में काफ़ी मान सम्मान था। अजंता की गुफाओं से पता चलता है स्त्री पुरुष की दासी नहीं थी, वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। गुप्त काल में स्त्रियों के दार्शनिक तथा विदुषियाँ होने के भी प्रमाण जो है, उदाहरण जो है मिलते हैं। और इसी के तहत कुछ कवित्रियाँ भी थी। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय, उपाध्यायी और आचार्य आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ जहाँ उन तक उनके विवाह की बात करें तो 12-13 वर्ष की आयु में उनके विवाह कर दिए जाते थे। भोजन की बात करें तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, लेकिन जो लोग मांस इत्यादि का सेवन करते थे वो विशेष तौर पर शूद्र या निचले तबके के ही लोग हुआ करते थे और लोग उनसे दूर रहते थे। ये कहा जाता है कि गुप्त काल में लोग यहाँ तक कि प्याज लहसुन का भी उपयोग नहीं करते थे, उसको भी ये एक प्रकार से जो कि मांसाहार है उसमें मानते थे। फिर पहनावा बड़ी साधारण पोशाक, राजा और धनी लोग बहुमूल्य वस्त्र, सम्राट अपने शरीर के ऊपरी भाग पर एक प्रकार का अंगरखा धारण करते थे और इसमें हीरे मोती भी जड़े होते थे। स्त्रियां लहंगा, चुन्नी, चोली और साड़ी इत्यादि बांधती थी। श्रृंगार और आभूषण की जहाँ तक बात करें तो बहुत ही शौकीन थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही बालों को संवारते थे। विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग महिलाओं के द्वारा किया जाता था और आभूषण भी विभिन्न प्रकार के उनके द्वारा धारण किए जाते थे। शिक्षा की बात करें, बहुत ही महत्व था। स्त्री पुरुष दोनों को अधिकार था शिक्षा प्राप्त करने का और इसी के तहत शिक्षा गुरुकुलों, मठों और विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। तक्षशिला, नालंदा इत्यादि ये शिक्षण केंद्र थे। विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, दर्शन, राजनीति, शास्त्र, इतिहास, गणित, चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी और 14 विद्याएं जो थी वो प्रचलित थी। दास प्रथा प्रचलित थी। मनुस्मृति में दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में शूद्र दास की तरह होते थे। मनोरंजन की बात करें तो वे चौपड़ नाम का खेल खेलते थे, स्त्रियां झूला झूलती थी और इसी के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव थे बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। गुप्त काल में जहाँ तक हम बात करें आर्थिक जीवन की, लोग बहुत ही खुशहाल थे। प्रमुख व्यवसाय था उनका कृषि और कृषि के पूरी तरह से जो थी ये वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन इसके बावजूद खेतों को नहरों, तालाबों और विभिन्न प्रकार के अन्य जो झीलें इत्यादि थी उसी के द्वारा सिंचाई की जाती थी। अमरकोश बृहद संहिता के अनुसार गुप्त काल में गेहूँ, चावल, चना, मटर, तिलहन, केला, आम, सेब, अंगूर, अनार, तरबूज और विभिन्न प्रकार की सब्जियां इत्यादि जो थी इनकी कृषि की जाती थी। दूसरा प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। विभिन्न प्रकार के पशु
जिसमें भेड़, बकरी, बैल, गाय, भैंस, गधा, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता इत्यादि पाले जाते थे। फिर व्यापार बिल्कुल उन्नत किस्म का व्यापार था, क्योंकि उनकी जो दूसरी राजधानी रही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, वो थी उज्जैनी, और ये व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। व्यापार के तहत भड़ौच, उज्जैनी, पेशावर, प्रयाग, बनारस, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, मथुरा आदि आंतरिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। विदेशी व्यापार समुद्री रास्ते से किया जाता था और जहाज़ों के द्वारा। विदेशी व्यापार के लिए कल्याण, सूरत, भड़ौच, कैम्बे आदि की प्रसिद्ध बंदरगाहें थीं। विदेशों को मणियाँ, मोती, सुगंधित पदार्थ, औषधियाँ, कपड़े, फल, नील, मसाला इत्यादि जो था इनका निर्यात किया जाता था, और बदले में सोना, टिन, जस्ता, रेशम, खजूर, घोड़े, बढ़िया प्रकार की शराब तथा मेवों का आयात किया जाता था। फिर उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योग थे और संघ भी हुआ करते थे। व्यापारियों के संघ को श्रेणी और इसके मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था। भूमि कर व्यवस्था की जहाँ तक हम बात करें तो राज्य के आय का मुख्य साधन जो था वो भूमि कर ही हुआ करता था। धर्म में ब्राह्मण धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें जो थे ये मत बन चुके थे, जिसमें शैव और वैष्णव मत। बौद्ध धर्म की बात करें तो हीनयान, महायान दो शाखाओं में बंट चुका था, और कश्मीर, अफ़गानिस्तान, पंजाब बौद्ध धर्म के ये प्रसिद्ध केंद्र थे इस समय के दौरान। जैन धर्म ये भी प्रचलित था, और इसी के साथ साथ इस धर्म में संस्कृत भाषा और मूर्ति पूजा को महत्व दिया जाने लगा था। कुमारगुप्त प्रथम के समय 420 ईस्वी के उदयगिरी लेख से पता चलता है कि शंकर नामक व्यक्ति ने पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करवाई थी। मथुरा, बल्लभी, कांची, उदयगिरी, कर्नाटक आदि जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। वैष्णव धर्म और शैव धर्म में ये बंट चुका था। शैव धर्म और वैष्णव धर्म जो थे ये हिंदू धर्म के ही रूप थे। तो वैष्णव धर्म जिसमें कि विष्णु को एक प्रकार से महत्व दिया गया, भगवान विष्णु को, और ये उदाहरण भी हमें मिलते हैं, जैसे कि यदि हम बात करें गुप्त शासकों की तो लक्ष्मी, गरुड़, मत्स्य कर्म या इस प्रकार के उनके जो सिक्के थे उनके पर भी ये चित्र मिले हैं। तो विष्णु के 10 अवतारों को महत्व दिया गया। शैव धर्म या मत के अंतर्गत भगवान शिव को तो कुमारगुप्त के शासनकाल में उसके मंत्री पृथ्वीसेन ने शिव मंदिर को दान दिया था। फिर कला और साहित्य। अब आते हैं हम असली मुद्दे पे, कि थोड़ा मैंने पीछे का जो रह गया था उसके बारे में बताया। तो कला और साहित्य के बारे में, गुप्त काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ही प्रगति हुई। विभिन्न प्रकार के सिक्के, मृत भांड, प्रस्तर, प्रतिमाएं इत्यादि इसके साक्ष्य हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम आर्किटेक्चर, वास्तु कला के बारे में। गुप्त शासकों के अधीन कला का बहुत ही विकास हुआ, और वास्तुकला के क्षेत्र में स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का बहुत विकास हुआ। मंदिरों में विशेष तौर पर, हालांकि ये अब खंडहर बन चुके हैं, गुप्तकालीन मंदिरों में मध्य प्रदेश में शिव मंदिर कला की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध। ये एक चबूतरे पर बनाया गया, इसमें एक लिंग की मूर्ति स्थापित है जो कला की दृष्टि से श्रेष्ठ है। आजकल यह मंदिर खंडहर की दशा में मिलता है। गुप्त काल में मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में एक प्राचीन मंदिर बनवाया गया था, जिसके दरवाजे कला की दृष्टि से उत्तम थे। झांसी में देवगढ़ नामक स्थान पर 10 अवतारों का गुप्तकालीन मंदिर है। यह मंदिर एक चबूतरे पर बना हुआ है, इसके चारों ओर दरवाजे बने हुए हैं। गुप्त काल का वैष्णव धर्म का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा शिखर है। शायद ये शिखर भारतीय मंदिर में पहला उदाहरण था। एरण में वराह और विष्णु के मंदिर भी गुप्त काल में बनाए गए थे।
उदयगिर पर्वत पर बना विष्णु मंदिर, जिसके सम्मुख गरुड़ ध्वज बनाया गया था। इनके अलावा बिहार, राजस्थान, सांची, कानपुर आदि स्थानों से भी भारी संख्या में गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गुफा मंदिरों में उदयगिरी का गुहा मंदिर प्रसिद्ध है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने कराया था। इसके साथ साथ गुप्त काल में खासकर ये जो मंदिर है ये 400 ईस्वी के आसपास बनाया गया। इसमें विष्णु के 12 अवतारों की मूर्तियां स्थापित है। अजंता में 29 गुफाएं गुप्तकालीन हैं, जिनमें स्तूप गुहा, विहार गुहा सम्मिलित है। स्तूप गुहा में केवल उपासना की जाती थी। यहाँ पर भी मैंने ये विशेष तौर पर गुप्त काल के कुछ ये एक तरह से जो उस समय के ये कला साहित्य में वास्तुकला के बारे में, जैसे कि ये देवगढ़ का टेम्पल है। इसी के साथ साथ आगे चलकर आप देखें तो यहाँ पर भी ये देखें देवगढ़ टेम्पल इसी काल का ये बना है। अब लेंगे इसी के साथ साथ गुफाओं की हम बात कर रहे थे, तो गुफाओं में अजंता एलोरा की गुफाएं, ये अजंता की गुफाएं हैं। इनको आप देखें, ये थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह से ये गुफाएं बनाई गई हैं चट्टानों को काट कर। एलोरा की गुफाएं ये, इसी के साथ साथ बाघ की गुफाएं, इसके अतिरिक्त ये हो गई। इसके बाद लेंगे हम गुफाओं के अतिरिक्त है हमारे पास मूर्तिकला की बात करें, स्कल्पचर की बात करें, तो स्कल्पचर या मूर्तिकला का भी बहुत विकास हुआ। जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव संप्रदायों की मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाई गई। बुद्ध मूर्तियों में सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला शैली का ये उत्कृष्ट नमूना। बिहार से प्राप्त तांबे की 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की मूर्ति, तांबे की बुद्ध की मूर्ति इंग्लैंड में के बर्किंघम म्यूजियम या संग्रहालय में रखी गई है। इसके साथ साथ मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र नामक स्थान जो थे ये ऐसे स्थान थे जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। गुप्तकालीन भगवान बुद्ध की प्रस्तर फलक मूर्तियाँ कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनमें महात्मा बुद्ध को विभिन्न रूपों में दिखाया गया है, जिसमें लुम्बिनी वन और महाभारत और महात्मा बुद्ध का जन्म बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त करते हुए, सारनाथ में धर्म का उपदेश देते हुए, कुशीनगर में महानिर्वाण करते हुए तथा स्वप्न में माता के गर्भ में श्वेत हाथी के रूप में प्रवेश की मूर्तियां हैं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पौराणिक मूर्तियों में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य द्वारा उदयगिर में बनाई गई 12 अवतारों की मूर्ति, काशी में श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, झांसी में शीशधारी विष्णु की मूर्ति, यहाँ पर भी आप देखें तो इस तरह से देखिए भगवान विष्णु की मूर्ति। तो बहुत सी जो मूर्तियां हैं वो इस समय के दौरान हिंदू देवी देवताओं से संबंधित भी बनाई गई। इसके साथ साथ अगला लेंगे अब हम मूर्ति कला के पश्चात पेंटिंग या चित्रकला के बारे में। चित्रकला के क्षेत्र में भी अद्भुत विकास हुआ। जैसे कि अजंता की ये मैंने फ़ोटो डाली हुई है, अजंता की हैं। तो अजंता की गुफाएं और ग्वालियर की बाघ की गुफाएं ये बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती हैं। गुफा नंबर 16 पर सिद्धार्थ के रात्रि के समय गृह त्याग का सुंदर चित्र बना हुआ है, जो कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। गुफा नंबर 16 सिद्धार्थ के रात्रि के समय गृह त्याग का सुंदर चित्र।
जिसमें राहुल तथा यशोधरा सो रहे हैं। गुफा नंबर 7 में माता तथा पुत्र का मार्मिक चित्र। इसी के साथ गुफा नंबर 16 में मृत्युशैया पर पड़ी राजकुमारी का चित्र है। तो ये विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई। इसके अतिरिक्त आप देखें तो सिक्कों इत्यादि के ऊपर भी सुंदर चित्र मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगला है हमारे पास म्यूज़िक या संगीत कला के बारे में विकास हुआ। स्वयं समुद्रगुप्त के सिक्कों में हम देखें तो वीणा हाथ में ली है और बजा रहा है। इलाहाबाद के अभिलेख से हमें पता चलता है कि संगीत बजाने में समुद्रगुप्त नारद तथा तुम्बरू जैसे संगीतज्ञों को भी मात दे सकता था। स्कंदगुप्त की स्वरों के निर्माण करने में निपुण था। वो भी वाद्य गुहा मंदिरों के एक चित्र में 2 टोलियां नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं। प्रथम टोली में नर्तक नाच हो रहा है, 7 स्त्रियों ने उसको घेरा है। ये स्त्रियां मृदंग झांझ आदि बजा रही हैं। दूसरी टोली में नृत्य हो रहा है और 6 स्त्रियां बाजे बजा रही हैं। तो इस तरह से ये गुप्त काल की संगीत और नृत्य कला। नेक्स्ट लेंगे हम लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में। साहित्य के क्षेत्र में भी अद्भुत विकास हुआ। बहुत से साहित्यकार, विद्वान, लेखक इस समय के दौरान हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कालिदास की। गुप्त काल का प्रसिद्ध कवि और नाटककार, संस्कृत का भाषा का महान लेखक और कवि। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम आदि की काव्य ग्रंथों की रचना की और नाटकों में अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्र आदि ये महत्वपूर्ण नाटक लिखे गए। इसके अतिरिक्त विशाखा दत्त की बात करें तो विशाखा दत्त भी इस काल का एक श्रेष्ठ कवि। मुद्रा राक्षस उसने नाटककार भी था, नाटक लिखा। देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी की कथा के ऊपर यह आधारित है। तीसरा है शूद्रक, गुप्त काल का प्रसिद्ध नाटककार। मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना की जिसमें राजा, ब्राह्मण, ज्वारी, व्यापारी, वैश्य, चोर, दास आदि सामाजिक वर्गों का वर्णन। इसका नायक दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त तथा नायिका वसंत सेना नामक जो है गणिका है। संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक नाटक। फिर आर्यभट्ट, ये एक गणितज्ञ ज्योतिषी जिसने के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें रची। इसके बारे में डिटेल में मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। फिर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की और बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ जो है पंचतंत्र और दूसरा हितोपदेश, इसकी रचना की गई इसके द्वारा। फिर अगला है जो विद्वान इसी के तहत ही शूद्रक की बात करें। शूद्रक इस समय का एक बहुत ही उच्च कोटि का ये भी विद्वान हुआ और शूद्रक के बारे में कहा जाता है कि प्रसिद्ध ये नाटककार मृच्छकटिकम की रचना जिसके द्वारा की गई। नेक्स्ट लेंगे अब हम इसके बाद शूद्रक के बाद है भट्टी। भट्टी ने रावण वध नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की जो थी ये रचना रावण वध की उसके द्वारा की गई। बाकी का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत अद्भुत विकास गुप्त काल में हुआ उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए